हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। आज फिर से हम एक बार हमारा ईओडी स्टॉक एनालिसिस कर देखेंगे। देखते हैं कि आज जो भी प्राइस एक्शन मार्केट में हुआ उसके अकॉर्डिंग कितने स्टॉक्स है जो हमारा ये क्राइटेरिया मीट करते हैं। इस क्राइटेरिया के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था हमारे पुराने वीडियो में, जो इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी कि ये कैसे आते हैं और क्या क्या फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मोस्टली हम फोकस करेंगे कि एनालिसिस के ऊपर, कि कैसे डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में जाकर जो हमारे स्टॉक्स है जो क्राइटेरिया मीट कर चुके हैं उनको हम किस तरह से एनालाइज करने वाले हैं। We will not waste more time, or we will not give more time to the things like how to initially screen these stocks, how to put a formula into an Excel and extract the required stocks and paste them into the trading view terminal. So we'll not waste our time over there. We'll directly go to the stocks, and that all those steps have been skipped for now. uh, However, I'll go through them so that you could understand कि कहाँ पे कौन सी स्टेप को फॉलो किया गया है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। जैसे कि ये स्क्रीनर है, इसने हमें अराउंड 171 स्टॉक्स ऐसे बताए जो हमारा क्राइटेरिया मीट करते हैं। अगर आप एक समरी में अगर इसको देखोगे यहाँ पर बैक टेस्ट हिस्ट्री में, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा क्राइटेरिया मीट करने वाले जो स्टॉक्स है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मार्केट, हमारा जो क्राइटेरिया जो है वो वही है जो कि ग्रोथ स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक हाई के करीब है। ऐसे स्टॉक्स को हम जनरली प्रेफर करते हैं, बिकॉज अगर वो 52 वीक के के करीब है तो कुछ ना कुछ उसकी खासियत होंगी कि वो वहाँ पर है। यूं ही मार्केट ने उसको इतनी ऊपर ले जाकर नहीं रखा है। हाउएवर वहाँ पर भी हमें सप्लाई और डिमांड का इक्वेशन पूरा अंडरस्टैंड करना होता है चार्ट में जाकर। बट उसका मतलब यही है कि हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो कि ग्रोथ पोटेंशियल बता रहे हैं। तो ये आज की डेट में 171 स्टॉक्स है जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो लेट्स गो ऑन टू द एक्सेल शीट जहाँ पर मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से मैंने वो जो सेकंड स्टेप आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये सिंबल्स को उठाकर एक नई शीट में पेस्ट करना है। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं, मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इंटरेस्ट बियरिंग इनकम्स, मतलब बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, एएमसीज वगैरह वगैरह, जहाँ जो जो कंपनीज ऐसी है जो इंटरेस्ट से पैसे कमाते हैं, मैं उनमें उनको अवॉइड करता हूँ, उनके स्टॉक्स को लेना अवॉइड करता हूँ। एज वेल एज जो गैम्बलिंग, होटेलिंग, लिकर, मूवीज़ प्रोडक्शन या एंटरटेनमेंट, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ भी जो होती है उनको भी अवॉइड करता हूँ। और जो कंपनीज़ के ऊपर डेट्स है उनको भी हम अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, बट एक रेशियो है डेट का, जो कि अगर मीट होता है तो ही हम ऐसे डेट वाले कंपनीज को लेते हैं, अदरवाइज उसको पूरी तरह से हम अवॉइड कर देते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये फ़िल्टर लगाकर कुछ कंपनीज़ को स्ट्राइक आउट कर दिया है। आई थिंक अब ये 103 कंपनीज़ बची है, 102 है, ऊपर का हेडर मिला के 103 होता है। तो 102 कंपनीज़ ऐसी है जहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी इनको चार्ट के टर्मिनल में डाल के, ट्रेडिंग व्यू में डालकर इनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आर वी एन एल एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पर आ गया, बट आई थिंक ये भी मैं अवॉइड करना चाहूँगा बिकॉज ऑफ डेट और द बिजनेस दैट दे हैव। अभी यहाँ से, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको अगर लेना है तो आई थिंक वो शीट मैंने डिलीट कर दी, इसलिए मुझे फिर से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन एस सी एंड और हमारा स्टॉक का नाम। उसके बाद नीचे आएंगे, सॉरी नीचे तो नेक्स्ट स्टेप में नीचे आना है। हाँ, फिर से इक्वल टू ये फार्मूला और ये सेल को हम पेस्ट करेंगे, इसमें फार्मूले में ऐड करेंगे। उसके बाद एंड इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद फिर से एन एस सी टेक्स्ट में कोलन कंप्लीट कर देंगे डबल इन्वर्टेड को।
एंड, और ये हमारा दूसरा स्टॉक। नाउ एंटर। अब जाकर नीचे आएंगे और अब भी यहाँ से ऊपर जाके इसको ड्रैग करेंगे। आप ड्रैग भी कर सकते हो, मैं यहाँ से कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा था, लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ से ड्रैग करके रखा था। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मूला नीचे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से फिर आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी एंड पेस्ट एज वैल्यू करो। उसके बाद ये पूरी जो लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट ये कॉपी करनी है, सिर्फ आखिरी वाली सेल जो है उसको कॉपी करना है एंड ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल में जाके पेस्ट करना है। अब इसका फ़ायदा ये है डेली प्राइस एनालिसिस करने का फ़ायदा, कि जो प्रीवियस आपके स्टॉक्स है जिनको आपने हाईलाइट किया था वो भी आपके पास रहते हैं, प्लस अगर कोई नया स्टॉक है जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है और वो आपके स्क्रीनर पे आ रहा है तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमने इनको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर कुछ स्टॉक्स है जो आई थिंक ये पहले भी आए थे हमारे स्क्रीनर में, बट फॉर सम रीज़न हमने उनको अवॉइड किया, मे बी द पिवोट से दूर थे या बेस डेवलप नहीं हुआ था। तो ठीक है, हम ये स्टॉक्स को भी जाकर देखेंगे। टेगा, ओके। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो हमने स्टॉक्स फाइनलाइज किए थे, जो 3 स्टॉक्स थे शुरू के, उनमें क्या चल रहा है। सो लेट्स सी। ओलेक्ट्रा ने आज हमारा जो ट्रिगर पॉइंट था उसको क्रॉस किया है, और इस तरह से अब ये हमारे एक बाइंग कैंडिडेट में आ चुका है। उसके बाद है मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चल रहा है इसके अंदर, और ये इसलिए क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो इसके प्रीवियस हाई के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, वही रेंज में चल रहा है। और यहाँ से इसको पुल बैक जो आ रहा है ये धीरे 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 आप देख सकते हो कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, या पुल बैक करने वाले जो बियर्स है या जो भी सेलर्स है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे नीचे आके 20 डे मूविंग एवरेज लाइन के पास उसको एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, और फिर से वापस ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है। तो ये जो रेंज है ये कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है यहाँ से, और साइमल्टेनियसली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, है ना। ओवरऑल वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो वो भी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। हमारा ट्रिगर वही रहेगा 290 के आसपास वाला, और देखते हैं कैसे ये डेवलप होता है। और उसके बाद 275 के अराउंड या 20 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो ये स्टिल देर इज़ नो चेंज इन टू इट, वी आर स्टिल ऑब्जर्विंग इट क्लोजली। के ई आई में, जी, तो के ई आई में हमारा 2049 या 2047 के आसपास का ट्रिगर था। 2046 है इसका हाई, स्कैंडल का 23 मई की। तो 2046 के आसपास का ट्रिगर था। अभी तक तो मीट नहीं हुआ है, बट प्राइस एक्शन वही टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है विथ डिक्लाइनिंग एवरेजेस, सॉरी वॉल्यूम्स। सो वी आर स्टिल ऑब्जर्विंग दिस। गोकुल एक्सपोर्ट्स में क्या चल रहा है, गोकुल दास में। हुँ। तो यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया था कि वी वुड वेट फॉर द कंसोलिडेशन टू अकर इन दिस फैशन, बट जैसे मैंने बताया था कि मार्केट ये नहीं सोचता कि हम क्या सोचते हैं, वो अपने हिसाब से चलता रहता है। सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मार्केट, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने यहीं से ब्रेकआउट दे दिया विच विथ गुड वॉल्यूम्स। अब आप सोचोगे कि यहाँ के जो रेड वॉल्यूम्स है इनके कंपेयर में ये कौन से गुड वॉल्यूम्स है, तो इसको ऐसे नहीं देखना है, इसको एक पर्सपेक्टिव में रख के देखना है। जैसे कि सपोज अब ये एक रेड कैंडल है, इसको अवॉइड करो, तो आपको पता चल जाएगा कि अदर कैंडल्स के कंपैरिजन में आज का जो वॉल्यूम था ये सबसे हाईएस्ट था, है ना। तो ये बेसिंग के वक्त का वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम था। यहाँ पर भी एक हाईएस्ट वॉल्यूम आया है, बट नाउ दिस हैज़ क्लियर्ड ऑल द सप्लाई, मतलब इतना जो सप्लाई था शायद इस सप्लाई को इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। बट हमारे तो हमें एंट्री के लिए चाहिए होता है कि प्रॉपर पिवोट हो, जहाँ से हम स्टॉप लॉस को बेसिकली कितना भी मिनिमम रखना चाहते हैं, 5 से 8%, 9% के आसपास। ज़्यादा 10% या उससे ज़्यादा गया तो मैंने बताया था आपको कि ये मैथमेटिकली आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है स्टॉप लॉस। सो या देर इज़ नो
एंट्री ट्रिगर एज सच हमारा जो भी एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं चला, तो लेट्स एलिमिनेट दिस वन। अभी एफएसएल में हो रहा ये है कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 50 मूविंग एवरेज के पास प्राइस शायद पुल बैक हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर दो चीज़ें फिर एक साथ आ रही थी, ट्रेंड लाइन प्लस 50 मूविंग एवरेजेस वाली लाइन। तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन सकता था, लेकिन प्राइस एक्शन इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर 21 डेमा की जो लाइन है उसी पर सपोर्ट लेकर और काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ने ये रिवर्सल लिया है, मतलब ये पुल बैक को पूरा टैकल किया, ये पूरी कैंडल ने इतने पूरे सप्लाई को खा लिया है ना। तो दिस इज़ अ गुड प्राइस एक्शन बाय द वे। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आई थिंक कि ये जो रेंज बनी है इसी में अब ये वाली रेंज इसमें शायद अब वो चल रहा है। लेट्स सी कि ये कब तक ऐसे चलता है, और बस जब ये ब्रेकआउट आएगा उसके बाद जैसे 137 के ऊपर जब जाएगी प्राइस, अभी और एक एक आध दो पुल बैक अगर आते हैं तो अच्छी बात है। वाई वी वेट फॉर पुल बैक इज़ बिकॉज के वहाँ से एंट्री लेना सेफ होता है, हमें एक प्रॉपर स्टॉप लॉस का पॉइंट मिल जाता है जो सबसे करीबी है, और वही है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होता है वहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस अराउंड 7-8% यहाँ पर आएगा, विच इज़ ऑल्सो गुड। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट गुड, 7% स्टॉप लॉस इज स्टिल अ वेरी गुड डील, बट एक्सपेक्टेशन है कि ये और अच्छा एक पुल बैक दे दे, तो हमें और भी अच्छी क्वांटिटीज़ में या अच्छे क्या बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक स्टॉक लेने का मौका मिलेगा, है ना। सो लेट्स सी हाउ इट डेवलप्स। नारायण हृदयालय, मैं इसको हर बार नेशनल बोलने की कोशिश करता हूँ, बट ये हाँ नारायण हृदयालय में हमारा एक्सपेक्टेशन जो था बस यहाँ पर भी वो मीट नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम, मार्केट ने उसके हिसाब से यहीं से उसको ब्रेकआउट दे दिया है, और कंपैरेटिवली जो प्रीवियस वॉल्यूम्स थे उनके हिसाब से, लेटेस्ट वॉल्यूम के हिसाब से आज का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। सो नारायण हृदयालय को फिलहाल हम ट्रैक नहीं करेंगे, बिकॉज वी थिंक कि अभी ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होने लग रहा है। तो लेट्स अवॉइड दिस वन बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। एफ एस एल हमने देखा क्या? हाँ ये एफ एस एल ही था, सॉरी। एफ एस एल को हम ट्रैक करते रहेंगे। नियोजन केमिकल्स, ओके। नियोजन केमिकल्स में भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये दो पुल बैक्स तो आ चुके हैं, अब थर्ड पुल बैक भी आ जाए, बट ऐसे हुआ नहीं, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐसा लग रहा है कि इसने ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, है ना। इसके बाद ये कैंडल ने इसे इसको ब्रेक कर दिया है। हो सकता है ये ब्रेकआउट कामयाब भी हो जाए या हो सकता है नाकामयाब भी हो जाए, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आपने ऑब्जर्व करनी है जब भी ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम्स देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम्स बता रहे हैं कि ब्रेकआउट जो है, जब जब ये वॉल्यूम्स कुछ इस तरह के आते हैं ना ब्रेकआउट के वक्त, तो समझ लेना कि ब्रेक वॉल्यूम्स के साथ साथ कोई बड़ा इन्वेस्टर भी आ रहा है, तो यहाँ पर आए थे, है ना। अब जब यहाँ पर फिर से वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है, तो सॉरी प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वॉल्यूम्स उतने नहीं दिख रहे। सो इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टिल ये और पुल बैक दे सकता है, और हमें कुछ एक और एक यहाँ पर एक पुल बैक छोटा सा मिल सकता है, तो विल वेट फॉर दैट, बट स्टिल ये हमारे ऑब्जर्वेशन में तो रहेगा। नेक्स्ट इज एच एस सी एल। सो एच एस सी एल में प्राइस जो है रिवर्सल हुई है, काफ़ी दिनों से रिवर्सल हो रखा है, बट यहाँ पर आके कंसोलिडेशन हो रहा था। अभी इसमें हो रहा है ये कि प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही कंसोलिडेशन कुछ देर तक चले एंड देन वी वुड गेट अ ब्रेकआउट, जिसके बाद हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड का सीन रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड वाला जैसे फिलहाल अभी 7.3 के आसपास का रिस्क हमें लेना पड़ेगा अगर ये ब्रेकआउट इमीडिएटली आता है तो।
लेट्स सी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके कुछ अच्छा एंट्री पॉइंट मिलता है या नहीं। विल कीप ऑब्जर्विंग दिस। डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स में जैसे कि बताया था प्रीवियसली कि यहाँ पे एक फिर से इस तरह का बेस डेवलपमेंट होने के चांसेस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मार्केट कुछ भी यहाँ से आगे डिसीजंस ले सकता है, हम नहीं जानते। बट जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये फिर से बेस बनाने की कोशिश करें। सो वील वेट, बट वील कीप ऑब्जर्विंग दिस वन। सिंजीन। सिंजीन में वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये पुल बैक्स थोड़े और देर तक कंटिन्यू करे, बट यहाँ पर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया प्राइस ने। वॉल्यूम्स भी आए बट अल्टीमेटली बियर्स ने उनको नीचे धकेला। बट स्टिल इट्स अ वेरी बुलिश कैंडल कंपेयर टू दी रिसेंट 2 3 4 कैंडल्स। ये वाली बुलिश ही है बिकॉज प्राइस ने अल्टीमेटली क्लोज हाई की तरफ किया है। बट वी विल वेट, मतलब इसमें चांसेस नहीं लेंगे फिलहाल तो। महा सीमलेस में सेम जो स्टोरी यहाँ पर थी ना मिंडा में। जी, ये वाली हाई के पास जो कंसोलिडेशन हो रहा है वही स्टोरी इसमें भी चल रही है महा सीमलेस में। बट देखना होगा कि वॉल्यूम्स का भी ड्राइनेस है या नहीं। सो वॉल्यूम्स आ रहे हैं यहाँ पर बाइंग साइड पे। अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। 20 डे मा की लाइन पर भी सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है प्राइस को। आई थिंक कि ये कंसोलिडेशन धीरे 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 टाइट होता जाएगा और एक ब्रेकआउट शायद हमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए इसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं कि प्राइस कैसे मूव होती है। कुछ यहाँ ये कैंडल का जो है इसके आसपास 460 के आसपास या 460 के ऊपर शायद कुछ हो सकता है। बट लेट्स वेट। अभी फिलहाल उतना पका है नहीं है, सही बोलो तो, इसलिए रिस्क लेना मुनासिब नहीं लग रहा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट एक दो कंसोलिडेशंस और देखते हैं। वी आर ए लॉजिस्टिक्स में ओके, कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। बिकॉज ये भी वही सीन है जो हाई के पास आके प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। किम्स। हॉस्पिटल स्टॉक्स वैसे काफ़ी तेज़ी में है और किम्स की जो स्ट्रेंथ है उसके हाईएस्ट पॉइंट के करीब, ये वही दर्शा रही है कि अभी हॉस्पिटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड जनरेट हो रही है। सो विल कीप ऑब्जर्विंग दिस। किम्स के लिए किम्स के लिए वी विल, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसको इमीडिएट ट्रिगर की कैटेगरी में हम रख सकते हैं या नहीं। आई थिंक नहीं, बिकॉज वॉल्यूम्स जो है, वी वांट टू सी ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स। बट वॉल्यूम्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। जैसे कि इसकी जो 50 डे एवरेज वॉल्यूम्स है उससे तो, उस लाइन से तो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम्स। सो लेट्स अवॉइड दिस वन एज ऑफ नाउ, बट लेट्स कीप इट इन द वॉच लिस्ट। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और ये जो टाइटनेस है प्राइस की, ये दर्शा रही है कि अब इसके अंदर एक कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है विथ ड्राइंग वॉल्यूम्स। बहुत अच्छी बात है ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इमीडिएट ट्रिगर के रूप में इसको रखा जा सकता है। 246.25 का इसका ट्रिगर हो सकता है। सो आई पुट इट अप। हिंदवेयर में हम कंसोलिडेशन का रास्ता देख रहे हैं। ब्रेकआउट तो काफ़ी अच्छा आया है इसका। मंथली चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। मई मंथ का ब्रेकआउट देखना, कप एंड हैंडल यहाँ पर भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेटअप है ये।
बट रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है बिकॉज प्राइस काफ़ी ज़्यादा मूव हो चुकी है और स्टॉप लॉस बहुत नीचे लगाना पड़ेगा, जो कि फेवरेबल नहीं लगता हमको। इसलिए एक पुल बैक की आशा है कि वो आ जाए। IOLCP रिवर्सल कैंडिडेट, ये भी अपने 52 सॉरी 52 वीक हाई के करीब है, बट उसको क्रॉस तो नहीं किया है अब तक, लेकिन कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका। होपफुली कि ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है ये हमको कहीं ना कहीं पर ये जो सप्लाई ऊपर से दिख रहा है आपको, जैसे मैं एक सेकंड इसको हटा के कोशिश करता हूँ आपको क्लियर बताने की कि सप्लाई जो ऊपर से आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर प्राइस आती है इस रेंज में, वापस से पुल बैक आता है, अगेन आती है पुल बैक आता है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो पुल बैक आ रहा है। तो जब ये सप्लाई जो है यहाँ का, इस सप्लाई को प्राइस एब्जॉर्ब कर लेगी पूरी तरह से, यहाँ पर जो सप्लाई बन रहा है इसको जब प्राइस एब्जॉर्ब करेगी तो उसके बाद इसका अपमूव शुरू हो सकता है। एंड ऑफ द डे क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद एक अच्छी खासी अपमूव आ सकती है। तो लेट्स ऑब्जर्व इट। पॉलीमेड में ट्रिगर था, बट जैसे कि वो बीसीपी बना रहा है, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया ये काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक है, क्योंकि इसमें प्राइस मूवमेंट्स बहुत ज़बरदस्त होती है। इसलिए कोशिश करेंगे कि जितना लो रिस्क एंट्री मिले उतना अच्छा है। यहाँ से एक पुल बैक, ये यहाँ से पुल बैक आया था, अभी वापस से ऊपर जा सकता है, फिर अगेन एक पुल बैक आके फिर शायद से कोई अच्छा एंट्री पॉइंट डेवलप होगा। सो लेट्स वेट। एलजी इक्विपमेंट्स, ये इसमें ऐसा प्राइस एक्शन जब भी देखने को मिलता है अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो सप्लाई था, जो डिमांड थी, उस डिमांड ने इसको वापस से ऊपर धकेला है। यहाँ पे जो डिमांड बनी हुई है, ये जो सपोर्ट मिल रहा है, ये सही से काम कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाए अपने प्रीवियस हाई की तरफ, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो एंड देन possibly a breakout. So let's keep in the list. Lupin, one of the strongest reversal candidates. तो ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपको मैं कैंडल बताऊँ तो यहाँ पर ये जो लेवल थी ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, बस उसके रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है, और उसका जब ब्रेकआउट आएगा तब ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है बाय करने के लिए। न्यूलैंड फार्मा में पावर प्ले है, न्यूलैंड लैब में, बट लेट्स सी। काफ़ी अच्छे से 21 डेज मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे। पुल बैक आया था, वापस से उसको सपोर्ट मिला, एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ बने एंड देन वी गेट अ सेफ एंट्री पॉइंट जहाँ से इसको लॉन्ग जाया जा सके। न्यूलैंड में वीसीपी डेवलप हो रहा है। ये लास्ट टाइम जब हम कल रात जब हम ये बता रहे थे तो तब ये कुछ ड्राइंग्स हमने बनाई थी इसके ऊपर। सो वी एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसी मूव्स आए, नॉट नेसेसरी कि इतने ही कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्शन एक हो सकता है, दो हो सकता है, बट दिस इज़ व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज़ कि पुल बैक जो आया था वापस रिकवर हुआ, वापस एक पुल बैक आ सकता है, फिर वो रिकवर होगा, फिर एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा, तो जहाँ से इसमें एंट्री ली जा सके। जेंसार में काफ़ी अच्छी मूव आई थी, वॉल्यूम्स के ऊपर आई थी, इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने शायद इसको, शायद क्या ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स का ही वॉल्यूम है, वो लोग भी ऐसे वॉल्यूम्स जनरेट करते, तो वो लोग इसमें एंट्री ले रहे हैं। एंड 200 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये देखना आप, ऊपर की तरफ टिक कर रही है, इसका मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस इसमें काफ़ी अच्छे हैं। मतलब इसको तो मैं समझता हूँ कि शायद वन ऑफ दी आइडियल कंडीशंस होंगी
क्योंकि मिड कैप आईटी में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ जेंसार में सेटअप अच्छा बन रहा है, लो रिस्क एंट्री पॉसिबल है। अगर मैं इसको हाई टू लो देखूँ इस करंट, तो करंट पुल बैक अराउंड 6-7% के आसपास का है। तो इनकेस कल अगर कैंडल ऐसी कुछ कैंडल बन जाती है, डायरेक्ट ऊपर चले जाता है ना, यहाँ से ऐसा अगर जाता है तो 6-7% का एसएल होगा हमारा। सो ये एक इमीडिएट ट्रिगर के रूप में हम इसको भी रख सकते हैं। और इसके बाद इंजरंड में क्या है, इंजरसॉल यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है, वेट करेंगे कंसोलिडेशन पूरा होने का। फिलहाल तो कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। रेमंड में मैंने आपको बताया था जैसे कि कल ये कप एंड हैंडल लग रहा है मुझे। कप एंड हैंडल होने की वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसका जो अप मूव आएगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। आई एम नॉट श्योर कि आप ने ये एडवर्टोरियल देखा है या नहीं, एडवर्टाइज देखी है या नहीं, बट मैंने देखी है। रेमंड अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है एथनिक के अंदर, एथनिक कपड़ों के अंदर। सो मान्यवर को कंपटीशन देने के लिए उसने अपनी पूरी एथनिक रेंज निकाली है। अब वो हम तो नहीं बता सकते कि वो एथनिक उसको कितना बिजनेस लाकर देगा, बट एक कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक सिग्नल है कि यस दे आर ट्राइंग टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। सो दैट्स वाई वी फील के और उसके ऊपर ये प्राइस एक्शन का इस तरह से डेवलप होना है। तो इसलिए हमें लगता है कि इमीडिएट ट्रिगर जो है ये इसका 1631-32 के आसपास, जैसे यहाँ पर हाई की 1630, 1630 के ऊपर का जो ट्रिगर है वो हमें लगता है कि शायद एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। चांस अगर यहीं से रिवर्सल आता है तो 5% का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हो सकता है। तो कुछ इस तरह से ये है रेमंड के अंदर। तो इसको भी हम इमीडिएट ट्रिगर की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है आर सिस्टम। आर सिस्टम में भी रिवर्सल है, रिवर्सल कैंडिडेट बहुत अच्छी तरह से उसके हायर लोज बन रहे थे, एंड नाउ एक ब्रेकआउट आया जो कि काफ़ी हेवी वॉल्यूम्स के ऊपर आया, और इसके बाद प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रही है। तो कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दो पुल बैक आ जाए, उसके बाद ब्रेकआउट मिले। तो जैसा रिमंड का है या जेंसार में जिस तरह का आप देख रहे हो, ये ऐसा तो ये एक सेफ एंट्री पॉसिबल होती है ऐसे पुल बैक्स की वजह से। तो वही हम आर सिस्टम में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे पुल बैक्स अच्छे मिले हमको। ओके, सो विल कीप वॉचिंग दिस, बट इमीडिएट ट्रिगर तो नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक। बजाज कंज्यूमर में बजाज कंज्यूमर में रिवर्सल है ऊपर से, लेकिन सप्लाई आ रहा है इसको। मतलब ये आप देख रहे हो कोई भी कैंडल पूरी तरह से ये सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है रिसेंट लास्ट वीक की, है ना। यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है पूरा सप्लाई। जब पूरा सप्लाई एब्जॉर्ब होता है ना, कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है जनरली। तो वी आर वेटिंग कि ऐसा कुछ पुल बैक्स यहाँ पर भी आए, डेवलप हो, एक लो रिस्क एंट्री मिले तो अच्छा होगा। बिकॉज रिवर्सल है ये तो दिखाई दे रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन भी अब ऊपर की तरफ जा रही है। 50 एंड 200 डे, 21 डेज मूविंग लाइन, ये सब अलाइन हो चुके हैं एक साथ। वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त है, खासकर बाइंग की तरफ तो बहुत वॉल्यूम्स आ रहे हैं। यही दर्शा रहा है कि कोई वैल्यू इन्वेस्टर या कोई फंड्स जो है, फंड्स या फिर बैंक्स जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, बाहर के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी शायद ये इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, एंड दे आर बाइंग अ लार्ज चंक ऑफ दीज स्टॉक्स। बट ये सब चीज़ें देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ चलो कल मुझे जाके इसमें एंट्री लेनी है। बिकॉज हमारा इंटेंशन ये है कि हमें एंट्री तो शायद हम लेंगे, बट एक लो रिस्क एंट्री होनी चाहिए। बिकॉज वी आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट
कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। वी नो दैट मार्केट इज फुल्ली इरेशनल। ये हमारे थिंकिंग या हमारी सोच या हमें जो दिख रहा है उसके बेसिस पे नहीं वर्क करेगा। हमें एक एज मिलेगा, एक एक एडवांटेज मिलेगा ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा ये मार्केट ही जब देगा तब सबको पता चलेगा। तो इसलिए सिर्फ इन ट्रिगर्स पर भरोसा करके हम एंट्री ले नहीं सकते। एंड सिंस ट्रेडिंग को एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस अगर आप देखना चाहोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी फेवरेबल होना चाहिए हर बार, बिकॉज वही डिफाइन करता है कि लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल रहोगे या लॉस करोगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके लिए खास अलग से वीडियो भी बन सकती है। बट फिलहाल क्यों हम सिर्फ इन ट्रिगर्स को देखकर इमीडिएटली एंट्री नहीं लेते, बस यही बताना चाहता था मैं। मेट्रो ब्रांड्स में इमीडिएट ट्रिगर था, बट यहाँ पर भी सप्लाई मिल रहा है इसको, लेकिन इसका काफ़ी अच्छा है। मतलब ये जो सेटअप बना हुआ है ना, इट्स अ वेरी फेवरेबल सेटअप फॉर लॉन्ग लॉन्ग कंडीशंस। यहाँ पर देखना, इस प्राइस ने, इस कैंडल ने पूरे सप्लाई को, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितने कैंडल्स है सभी को एक साथ खा लिया। उसके बाद अब ये ऊपर 52 वीक के हाई के करीब कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है एक दो पुल बैक्स आ जाए छोटे छोटे, और उसके बाद ये अप मूव देना शुरू कर दे। बिकॉज एक बार ये अप मूव देना शुरू करता है तो आई थिंक 40% के आसपास की तो अप मूव दे देता है। एक बार ही दिया है इसने, इससे पहले कितने परसेंट की थी, 50% ऑलमोस्ट। सो नॉट नेसेसरीली कि इस बार भी सेम तरह की अप मूव मिलेगी, बट इस तरह से ये स्टॉक का बिहेवियर है जब भी ये अप मूव देता है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि काइंड ऑफ अ बीसीपी सेटअप डेवलप हुआ था, पुल बैक्स छोटे 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 होते जा रहे थे एंड देन ब्रेकआउट आ गया। उसी तरह से लेट्स सी कि अब ये भी छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं एंड देन अल्टीमेटली ब्रेकआउट आता है या नहीं, बट विल कीप ऑब्जर्विंग दिस। केईसी केईसी में लेट इट डेवलप वाला कमेंट था हमारा। वी आर स्टिल अबाइडिंग टू दिस कमेंट, लेट इट डेवलप, क्योंकि ये रेंज में चल रहा है, चलने दो। आलू वालिया, आलू वालिया का भी अच्छा ट्रेंड है। बायर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट अर्निंग्स जो लेटेस्ट अर्निंग्स आई थी वो थोड़ी सी डिसहार्टनिंग थी। बट स्टिल प्राइस ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अर्निंग्स के आसपास ना कभी बाइंग करनी नहीं चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग है आपकी तो देखा करो। ट्रेडिंग व्यू में ये जनरली पता चलता है कि अर्निंग्स है या नहीं। तो अर्निंग्स के आसपास बाइंग करना अवॉइड करो प्लीज़, बिकॉज यू नेवर नो कि अर्निंग्स के ऊपर प्राइस कैसे रिएक्ट करेगी। देखो यहाँ पर अर्निंग्स खराब है, एक्सपेक्टेशन यही होगा कि यार इतना गिर चुका है अभी तो और गिरेगा, लेकिन उल्टा प्राइस यहाँ से गैप अप हो गया है ना। इवन द अर्निंग्स आर बैड, इवन दो द अर्निंग्स आर बैड। सो इसके लिए आई थिंक अभी अर्निंग्स जो खराब आई है, पता नहीं क्या रीज़न से खराब आई है, लेकिन स्टॉक तो ऊपर की तरफ ही है। तो लेट्स सी कब तक ये रहता है। आई थिंक हो सकता है इसका शायद अभी अर्निंग्स की सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज खराब आ रही है अर्निंग्स की, बट फिर भी ऊपर की तरफ है। आई थिंक अवॉइड करना चाहिए इसको, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। वी आर रिमूविंग द स्टॉक फ्रॉम आवर वॉच लिस्ट। टेगा में, हाँ ये जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक नोट किया था हमने एक वीसीपी टाइप ऑफ सेटअप, बट कॉन्फिडेंस नहीं था उसको शेयर करने का, बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे और इमीडिएट पुल बैक्स मिले थे। बट ये काम कर गए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 28-29% का रिटर्न विद इन अ फ्यू वीक, मतलब 2 वीक भी नहीं हुए होंगे, 14 दिन भी नहीं हुए होंगे, 9 बार्स, 13 डेज, मतलब 9 ट्रेडिंग सेशंस में इसने 29% का, 28% का रिटर्न दे दिया है। अभी हर बार ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलते हैं। ओके, जब मिलेंगे तो वो ऐसे मिलते हैं कि आपके प्रीवियस जा रहे जितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए सबको निकाल के आपको प्रॉफिट में रखेंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि आप जब आप डेली प्राइस एक्शन को मॉनिटर करते हो, डेली आप
एंड ऑफ द डे स्टडी करते हो चार्ट्स का, तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आपको ऐसा कुछ सेटअप मिल जाए। हो सकता है हमारे जो आज के सेटअप्स है वो शायद ऐसा कुछ एक्शन हमें नेक्स्ट फ्यू डेज में दे, है ना? इसलिए वॉच लिस्ट को हमेशा अपडेट रखना और डेली ईओडी एनालिसिस करना, दिस इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स फॉर ट्रेडिंग इनटू दी स्टॉक मार्केट। मतलब मुझे तो लगता है अगर आप कनेक्टेड रहोगे प्राइस और वॉल्यूम एक्शन से डेली, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो मार्केट के अंदर। टेगा तो हमने अभी देखा, बट फिलहाल जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम तो एंट्री लेने के बारे में सोच रही है, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं जो कि फेवरेबल है हमें फिलहाल एंट्री के लिए। टेगा में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब एंट्री लेना चाहे तो लेंगे कहाँ से? हो सकता है कल फिर से एक गैप अप होके अपर सर्किट लग जाए या कुछ हो जाए, पता नहीं, बट ये फेवरेबल नहीं है बेसिकली एंट्री लेने के लिए, इसलिए रिमूविंग दिस। इंडो काउंटी, ये अच्छा सेटअप है। यहाँ से देखो ये एक अच्छा खासा बेस बना के प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रही है, एंड 200 डे मूविंग एवरेज लाइन इज आल्सो टिकिंग अप। तो ये अल्टीमेटली ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहा है। तो सपोज अगर हमें एक सेफ एंट्री मिल जाती भी है यहाँ से, एंड दिस इज द स्टॉप लॉस, देन 10% के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है, बट दैट्स व्हाई वी आर नॉट रियली कंफर्टेबल टेकिंग दिस ट्रेड। 10% का स्टॉप लॉस नॉट वर्थ। बाद में पुल बैक्स आएंगे तो शायद और भी कम हो जाए। लेट्स सी कि ये आगे कैसे डेवलप होता है। ऐसे ऐसे करके अगर धीरे धीरे करके गया तो शायद हमको एक ऐसा कुछ पिवट मिले यहाँ पर जाके स्टॉप लॉस काफ़ी करीब हो इस लेवल का, फॉर एग्जांपल। तो वो ट्रेड लेने में आसानी होगी बनस्बत इसके के यहाँ पे ट्रेड लिया जाए और इतना नीचे स्टॉप लॉस रखा जाए। सो लेट्स सी। फिलहाल के लिए इसको रिमूव करते हैं ताकि लिस्ट ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि अगर ये आने वाला होगा तो कल की लिस्ट में भी आ जाएगा। टोरेंट फार्मा को कल देखा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट पता नहीं क्या ट्रिगर था जिस वजह से इसने इतना बड़ा हाई मार दिया। यहाँ पर देखते हैं टोरेंट फार्मा फार्मास्यूटिकल स्विंग्स टू प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट अच्छा रिपोर्ट किया ऐसा रेटर्स बोल रहा है। तो रेवेन्यू एस्टिमेटेड था 24.53, 24.91 रिपोर्ट किया है। अर्निंग्स, ओवरऑल अर्निंग्स जो है तो वो कम आई है एस्टिमेशन से, बट रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। यू नेवर नो मार्केट किसको कैसे रिवॉर्ड करेगा, है ना? तो इसको तो काफ़ी अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया मार्केट में। गैप अप हुआ, अगर हम चाहते भी यहाँ पर एंट्री लेना तो नहीं ले सकते थे, बिकॉज इतना ऊपर जाके फिर एंट्री कौन लेगा? तो रिमूव दिस। टीडी पावर, टीडी पावर में 21 डेज मूविंग एवरेज पर अच्छा खासा सपोर्ट ले रही है प्राइस, बट वॉल्यूम एक्शंस आर स्टिल सो हाई नियर दी 50 डे एवरेज लाइन। इसको अवॉइड करते हैं। मार्क्सन्स फार्मा बैक टू बैक वॉल्यूम्स के ऊपर आया, बट यहाँ पर एक सप्लाई आ सकता है। ये जो रेंज है यहाँ पर शायद आपको सप्लाई मिलेगा। इसलिए अवॉइडिंग दिस वन। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इतना नीचे स्टॉप लॉस थोड़ी ना लगाएंगे। KPIT, हाँ ये एक वन ऑफ द स्टॉक है जो हमने आइडेंटिफाई तो किया था, बट उसको पोस्ट करना उचित नहीं समझा था।
अच्छा खासा चल रहा है, बट फिलहाल तो कोई एंट्री है नहीं। डेटामैटिक्स डेटामैटिक्स में भी ऊपर से सप्लाई आ रहा है। फिलहाल कोई एंट्री का चांसेस नहीं है। एसीएल वापस आ गए कि एसीएल में सर्किट वाले शेयर्स को अवॉइड करो दोस्तों। बीडीएल बीडीएल में एक बात अच्छी है कि ऊपर ऊपर जा रही है प्राइस, बट आपको एक चीज़ और गौर करनी होगी यहाँ पे। ड्राइंग वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स का ड्राई होना बुरी बात नहीं है, खास तौर से तब जब बेस बन रहा हो। लेकिन जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली शॉर्ट होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें से एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना? या फिर जो बायर्स है उनकी डिमांड छोटी 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 होती जा रही है। तो अब पॉसिबल है कि ये शायद यहाँ से रिवर्सल दे या फिर कंटिन्यू भी करे, कुछ बोल नहीं सकते। बट जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है और वॉल्यूम्स नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो वो बाइंग में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता। सो इसलिए हम इसको अवॉइड करना चाहेंगे। इसमें स्टॉक पैराबोलिक मूवी बोलेंगे इसको, बिकॉज ये कहीं पर भी पुल बैक दे ही नहीं रहा। एंट्री कहीं पर नज़र नहीं आ रही, इसलिए अवॉइड। त्रिवेणी टरबाइन, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अगर आपको कोई नॉइज सुनाई दे रहा है तो। त्रिवेणी टरबाइन में भी नहीं समझ में आ रहा कोई बैग्स। एस्टरडीएम एस्टरडीएम में एस्टरडीएम का वॉल्यूम्स, देन पुल बैक के भी वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, देन अगेन ऊपर की तरफ सपोर्ट लिया 21 डेज पे। लेट्स सी कि कैसे डेवलप होता है यहाँ पर इस रेंज में। ये रेंज में ये कैसे डेवलप होता है, उसके बाद इसका कोई जब फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड लगेगा तब शायद हम सोच सकते हैं। फिलहाल तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, 10% का रिस्क हो सकता है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हो तो हम चाहेंगे कि ये जो रिस्क अभी फ़िलहाल 10% का, ये श्रिंक होकर शायद 7, 6 या 5% का रह जाए। वो आगे पुल बैक्स अगर आएंगे तो उसमें समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए इसको अवॉइड करते हैं। रेनबो नहीं नज़र आ रही है एंट्री। सुंदरम फास्टनर्स अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तब के वॉल्यूम्स देखना, और जब ब्रेकआउट आया तब का वॉल्यूम देखना। एपीएल अपोलो एपीएल अपोलो इज अ नाइस सेटअप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो हायर लोज बनने जा रहे हैं, है ना? ये स्टेप्स की तरह आपको देखो, यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता है कोई। वैसे हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेने को, बट ये ट्रेंड लाइन देखना 3 पॉइंट्स बराबर फिट हो गए इसके अंदर। लेट्स सी कि अभी ये कैसे डेवलप होता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसा हो। तो फिर यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। सो लेट्स सी प्राइस आगे कैसे चलती है। सॉरी।
तो विल ऑब्जर्व दिस वन एज वेल। मैक्स हेल्थ केयर में नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त आया आज, बट एक तरह से इसने पुल बैक भी दिया था 21 डेज लाइन की तरफ, वो सपोर्ट मिल गया उसको वहाँ पर। कोई बड़े इंस्टीट्यूशन की एंट्री लग रही है ये, या एग्जिट है पता नहीं। इंट्राडे पे देखते हैं। ओह, आखिरी फाइनल ओवर्स में घमासान चल रहा था यहाँ पे बॉलर और बैट्समैन का। यहाँ पे बॉलर बैट्समैन ने मारा है, यहाँ पर बॉलर ने विकेट निकाल लिया। समझ नहीं आ रहा कि क्या है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। सो विल अवॉइड दिस वन। वीनस पाइप्स, ओके, ये तो पैराबोलिक मूव दे रहा है, अवॉइड करेंगे बिकॉज समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से एंट्री ले कहाँ पे एग्जिट। जस्ट डायल डॉट कॉम, जस्ट डायल भी एक रिवर्सल कैंडिडेट लग रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हो रहा है, अच्छा है। लेट्स सी के रिस्क कितना है। 6-7% का रिस्क रिस्क है, जो कि फेवरेबल है, कंसिडरिंग कि हमारी जो आईटी की रिसेंट मिड कैप आईटी कंपनीज है उनको काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट का। जस्ट डायल शायद उसी रैली के बेसिस पे यहाँ पर चल रहा है, पता नहीं। अर्निंग्स भी देखते हैं, अर्निंग्स कैसी है इसकी। तो अर्निंग्स में रिपोर्टेड 9.87 था, जबकि एस्टिमेट कर रहा था मार्केट 7.26 अर्निंग आएगी, जो कि सरप्राइज 2.61%, 95.95% ज़्यादा अर्निंग्स आई थी इनकी। रेवेन्यू में थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज है, बट दैट्स फाइन। 3.5% का ही सरप्राइज था वो, नेगेटिव सरप्राइज। उसके बेसिस पे शायद ये बढ़ रहा है, बिकॉज अर्निंग के बाद काफ़ी वॉल्यूम आए और उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है। लिस्ट में रखते हैं इसको। सी सी एल अगेन सेम एस की तरह ये भी पैराबोलिक मूव है, एंट्री समझ नहीं आ रही है, नहीं लेंगे उसको। अमी ऑर्गेनिक्स में भी रिवर्सल है, बट यहाँ पर इमीडिएट सप्लाई हो सकता है 1430 या इस लेवल के आसपास। सो लेट्स अवॉइड दिस वन। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बीकेटी टायर्स वाले, हम्म, अच्छा सेटअप है, बट 200 डे की जो लाइन है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है, इसलिए इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। अगर ये इस तरह से कुछ कंसोलिडेट करे कुछ देर तक, है ना, शायद उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो कुछ बन सकता है, यहाँ से एंट्री के लिए सेफ जगह मिल जाएगी, बट फिलहाल के लिए तो अवॉइड करेंगे, इसलिए रिमूव कर रहे हैं। शांति गियर्स, ओके, शांति गियर्स का सेटअप हमने शेयर किया था हमारे आईजी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, ये उसका पिवट था। यहाँ से जो स्टॉक निकला है तो वही, आज इसने टारगेट हिट किया, 445.7 का टारगेट हमने दिया हुआ था, 447 मार दिया इसने आज हिट हुआ ये टारगेट। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़रूर जाकर इस ट्रेड को चेक कीजिएगा, खासकर इसके जो कैप्शंस होते हैं उनको देखा कीजिए। कैप्शंस में हम मतलब डिटेल्स भरने की कोशिश करते हैं, और एनोटेशंस भी चार्ट पर बताते हैं कि हर एक जगह आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स वगैरह ये वो सब एनोटेट करते हैं चार्ट के ऊपर ही। सो अभी, हाँ, तो अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर कुछ एंट्री संभव नहीं लग रही है। प्रीकॉल, प्रीकॉल में भी नहीं कुछ खास नहीं है। ग्रेविटा में, ग्रेविटा तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, बेस जो होते हैं 1 2 3 4, जब चौथे बेस का ब्रेकआउट आता है ना तो जनरली वो एग्जॉस्ट हुई रहती है प्राइस वहाँ से।
तो हो सकता है ये शायद ऊपर जाए या नीचे भी जाए, बट एक थियरी ऐसी है कि एग्जॉशन आ जाता है प्राइस में, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। सफारी सफारी में भी पैराबोलिक मूव है, कुछ समझ में नहीं आ रही एंट्री। स्नाइडर अगेन यहाँ पर थी एंट्री इसकी, बट वो भी शायद ना मिलती क्योंकि गैप अप काफ़ी बड़ा हो चुका था। स्नाइडर में भी कोई एंट्री संभव नहीं है, सीजी में भी नहीं है संभव। स्वराज इंजन, अच्छा स्वराज इंजन का ये हमारा एक सेटअप था, आज उसका ट्रिगर हुआ है एंट्री। लेट्स सी कि अब ये कैसे जाता है। हाँ, स्वराज इंजन में इमीडिएट ट्रिगर है ये, अगर ये प्राइस पे आता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। रिवर्सल कैंडिडेट है स्वराज इंजन। साइंट में पुल बैक्स, लेट्स सी कि ये डेवलप कैसे होते हैं। मिड कैप वाले जो थे उसमें सबसे पहले भागना शुरू किया था इसने, यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, शेयर नहीं किया था बट एक थोड़ा सा रिसर्च करके रखा हुआ था इसके ऊपर, उसके बाद ये भागा है। और अरविंदो फार्मा रिवर्सल, बट सेफ एंट्री समझ में नहीं आ रही है इसमें। यहाँ पर भी पैराबोलिक मूव जैसा है। यहाँ पे अच्छा, इसको देखकर मुझे एक चीज़ याद आई कि जो हमारे ये होते हैं स्टॉक्स जहाँ पर गैप अप हो जाते हैं ना अर्निंग्स के बाद, खास तौर से, या कोई कॉरपोरेट एक्शन के बाद जब कोई गैप अप होता है और बेस में से वो निकल के बाहर आ रहा है, जैसे ये एक बेस बना हुआ था यहाँ पर उसमें से बाहर आया, तो उनको कैसे ट्रेड करना है। हमने बहुत पहले, कई साल पहले, 2 साल या 2.5 साल पहले हमारे चैनल पे हमने एक हाथसन एग्रो की कंपनी है उसका एग्जाम्पल दिया था। है क्या? ओके, राइट। हाँ, स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ थी इसके अंदर, हाथसन एग्रो में। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद देखना आप, ये किस तरह से गैप अप हुआ था, है ना। गैप अप होने के बाद बहुत से लोग एक्साइट हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार फोमो हो रहा है, हम शायद छूट जाएंगे इसमें से, हम हमें बिना लिए स्टॉक वापस चला जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है जनरली। ये वापस से नीचे आया, है ना। जिन्होंने यहाँ पर लिया होगा उनको कितना बुरा लग रहा रहेगा अभी, यार हमने इतना हाई पर लिया और ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ से ये फिर से कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया उसने। आप देख सकते हो, अगर आपको शायद अब आपने अगर रीड करना शुरू किया तो आपको यहाँ पर फिर से एक वीसीपी बनता हुआ दिखेगा, है ना। कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह की प्राइस अब यहाँ तक का भूल जाओ। यहाँ से देखो किस कैसे कैसे बड़े पुल बैक्स छोटे छोटे होते चले गए, है ना। और वॉल्यूम्स देखना किस तरह से ड्राइंग हो रही है वॉल्यूम्स की। उसके बाद जब ये वाला लेवल ब्रेकआउट होता है तो देखना उसके बाद से ये ब्रेकआउट कब आया था। अप्रैल 2021 में, और उसके बाद प्राइस कितना मूव हुआ है। यहाँ से प्राइस में इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 95%, ऑलमोस्ट डबल हो गई थी प्राइस वहाँ से, है ना।
और अगर किसी ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया रहेगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया रहेगा, एवरी आफ्टर एवरी पुल बैक उसने ऊपर ट्रेल किया होगा स्टॉप लॉस को यहाँ पर। जैसे अब इस केस में यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर ट्रेल किया होगा तो उसको भी यहाँ उसका स्टॉप लॉस सपोज हिट हो गया 68, ऑलमोस्ट 70% का गेन इन 177 डेज, यानी सपोज 6 महीने के अंदर 70% का गेन उसको मिला। तो इस तरह की जाइगेंटिक मूव्स आती है स्टॉक में। तो आपका काम इमीडिएटली बाय करना नहीं होता, कोई भी चीज़ को देखकर वेट करो, वो फिर से पुल बैक देगा, कंसोलिडेट होगा। अब यहाँ पर फंडामेंटल एक्शन अच्छी है, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट फ्यूचर अर्निंग्स पे होने वाला है, या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो कंपनी का है उसके ऊपर उसका असर होने वाला है, ऐसा आपको पता है, ऐसा सबको पता है। लेकिन बाइंग कब करनी है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे फेवरेबल रखना है। अगर मैं यहाँ पर बाइंग कर लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर बाइंग कर लिया बिकॉज मैंने गैप अप देखा और मुझे लगा कि बस अब बाइंग करनी चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकली अगर रखना है तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर मुझे रखना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 24-25% नीचे जाता है मेरा। तो इट इज़ नॉट फेवरेबल। मतलब स्टॉप लॉस, पहले आप स्टॉप लॉस के बारे में सोचो कि आप कितना ज़्यादा स्टॉप लॉस रख रहे हो कोई भी एंट्री लेने से पहले। 25% इज़ टू मच। और अगर मैं वो रखता भी तो वो हिट होने वाला था। देखो ये प्राइस ने ना प्रीवियस स्विंग को अंडरकट किया था यहाँ पर। तो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टॉप लॉस को नज़दीक से नज़दीक रखें, ताकि हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले, है ना। सो ये बीएसटी के स्टॉक ने हमको ये सब याद दिला दिया। तो बीएसटी पे चलते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है, बीएसटी में कैप अप हुआ है अर्निंग्स के बाद। अब वेट कीजिए इसका एक अच्छा पुल बैक देने का, अच्छा कंसोलिडेट करने का, और एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरेट करके फिर एंट्री के बारे में सोचिएगा, है ना। तो तब तक के लिए इसको अवॉइड करेंगे, मतलब लिस्ट ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अनंतराज में पैराबोलिक मूव आ रही है, यहाँ पर कहीं हमने इसको ऑब्जर्व किया था। अच्छा खासा डिमांड था, ईपीएस रेटिंग भी अच्छी है। आरईसी में भी पैराबोलिक, बेल बेल में भी नियर डिमांड। गोदरेज इंडस्ट्रीज काफ़ी दिनों के बाद आया हमारी स्क्रीन पे। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रही है तो। गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी रिवर्सल है, बट अभी तक उसका कंफर्मेशन शायद नहीं मिला है। 200 डे इज स्टिल फ्लैट। इसने एक बार कोशिश तो किया है, बट ये लोअर लोज अभी भी लगे हुए हैं। तो एक पुल बैक आके 21 या 50 के ऊपर सरवाइव करके जब ऊपर जाना शुरू करेगा ना यहाँ से, तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसा कुछ फेवरेबल हमें रिस्क रिवॉर्ड मिले तो सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए अवॉइड। जीएलएस में रिवर्सल है, बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल मोबाइल में ऊपर से सप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अवॉइडिंग दिस। किंगफा किंगफा का भी सेम सीन है जैसा हमारा इसका था, वो बीएसटी का, बीएसटी टिलर्स का। गैप अप हुआ है, लेट इट डेवलप। जैसे हैटसन एग्रो में हमने उसको डेवलप होने दिया था, तो इस तरह से कुछ डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद देखेंगे। एम जी एल चल रहा है, बट फिलहाल इमीडिएट एंट्री ट्रिगर्स कुछ है नहीं। TWL टीटागढ़ वैगन में कंसोलिडेशन लो वॉल्यूम्स में है, बाइंग हायर वॉल्यूम्स में आ रही है। बेसिस ज़्यादा है क्या, एक दो तीन
चार बेस हो चुके हैं, ये पांचवा बेस होगा। अवॉइड करते हैं। कमिंस, दो एक प्रॉपर एंट्री। ज्योति लिबोरेटरीज में कल हमने देखा था, बट इसमें इशू ये है कि प्रीवियस हाई को ये रिकैप्चर नहीं किया इसने, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया। इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है या ऊपर भी जा सकता है, दोनों भी चांसेस है। बट प्रीवियस हाई को इसने जो यहाँ के थे उनको चैलेंज नहीं किया अब तक, इसलिए नो कॉन्फिडेंस इनटू दिस मूव। ज्योति, स्टाइलन, स्टाइलन में ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन हो रहा है, बट एक अच्छा बेस अब तक बना नहीं है, तो विल अवॉइड। इंजीनियर्स इंडिया, नहीं दिख रहा कोई चांस। ट्रेंड, ट्रेंड में जैसे कि आपको बताया था शायद पहले मैंने, हाँ इसमें भी वही सीन था कि प्राइस ऊपर जा रही थी बट वॉल्यूम्स नीचे आ रहे थे। आज प्राइस ने ब्रेकआउट दिया लेकिन अल्टीमेटली क्लोज नीचे हुई। डालमिया भारत, डालमिया भारत इज गुड स्टॉक सीमेंट का, लेकिन सप्लाई जोन में अभी जा रहा है इसलिए अवॉइड करेंगे। मेड प्लस को भी ऑब्जर्व किया था हमने, यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त इसको सप्लाई मिल रहा है ऊपर की तरफ से, इसलिए वेट करते हैं कुछ कंसोलिडेशन होने का, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल है नहीं अगर अभी एंट्री लेनी है तो। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव में रिवर्सल लग रहा है बट लेट्स वेट। जेनटेक, जेनटेक एंट्री का चांस कहीं से नजर नहीं आ रहा है इसलिए अवॉइड। सोनाटा, सोनाटा सॉफ्टवेयर्स में ऑलरेडी अच्छी खासी मूव आ चुकी है। फर्स्ट, तीन या चार बेस दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर। लेट्स अवॉइड दिस। हुंकामाकी पेपर्स, इसको भी अवॉइड करेंगे। स्वराज तो पहले मिल गया। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, पुल बैक अच्छा है, कंसोलिडेशन हो सकता है ये रेंज के अंदर, ऐसा कुछ। लेट्स वेट फॉर द कंसोलिडेशन टू हैपन। कजारिया, कजारिया में ऊपर की तरफ से सप्लाई मिल रहा है, ऑब्वियसली मिलेगा बिकॉज इतने सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे ट्रैप हुए रहेंगे तो वो तो बेचेंगे ही जब प्राइस ऊपर आ रही है। सप्लाई, उसके बाद सांसेरा में, सांसेरा में क्या सीन है? सांसेरा बेस काफ़ी बड़ा है, एक बार हमारा पीवट लेकर इसने स्टॉप लॉस हिट कर लिया था, वापस से बेस फॉर्मेशन हो रहा है। फिलहाल के लिए ये रेंज का ब्रेकआउट अगर आता है तो कुछ हो सकता है, बट ये हमें देखना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड कैसा है। 7% के आसपास, 6.5-7% के आसपास है, बट वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो वॉल्यूम ज़्यादा है, और ये नीचे वाले जो वॉल्यूम्स है जो कंसोलिडेशन के होते हैं वो भी 50 डे एवरेज वॉल्यूम्स को ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, नीचे रहना चाहिए उन्होंने। ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई सप्लाई अभी भी बाकी है स्टॉक के अंदर, इसलिए अवॉइड करेंगे। स्टार सीमेंट, ये भी वन ऑफ द बीसीपी सेटअप्स था जो हमने शेयर किया था, टारगेट हिट हुआ और अभी वापस कंसोलिडेट कर रहा है शायद। इमीडिएट ट्रिगर तो कोई समझ में नहीं आ रहा। प्रिंस पाइप, रिवर्सल कैंडिडेट वंस अगेन, सेटअप काफ़ी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर दिस कंसोलिडेशन टू हैपन ताकि एक लो रिस्क एंट्री हमको मिले। सॉरी, वेसुवियस,
अगेन गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे। उसके बाद से प्राइस ऊपर की तरफ तो मूव कर रही है, बट वी वांट टू सी अ कंसोलिडेशन सेफर एंट्री के लिए, इसलिए अवॉइड करेंगे। एक्जो नोबल इंडिया। एक्जो नोबल इंडिया में एक वीसीपी ब्रेकआउट था। वीसीपी था कि पता नहीं था। वॉल्यूम्स तो काफ़ी ज़्यादा है इसके पास, इधर नहीं वीसीपी नहीं बोल सकते इसको, बिकॉज वॉल्यूम्स 50 डे एवरेज वॉल्यूम्स को क्रॉस कर रहे थे कई बार। ठीक है, यहाँ पर एंट्री नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर बेस आपका बन चुका है और आप बेस का ब्रेकआउट दे चुके हो, तो इतना देर और कंसोलिडेशन करने में कुछ मज़ा नहीं है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं सप्लाई आ रहा है स्टॉक में, अवॉइड। जेबी के फार्म में अर्निंग्स कैसे थे? इन लाइन अर्निंग्स थे। रेवेन्यू थोड़ा सा मिस कर दिया, बट दैट्स फाइन। वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं इसमें। 2146 इमीडिएट ट्रिगर हो सकता है इस प्राइस में। बट समझ नहीं आ रहा है इसको कंसोलिडेशन करने का मौका दे या ना दे। लेट्स वेट, कम ऑन वेट। लेट्स सी, इमीडिएट ट्रिगर तो नहीं बोलेंगे, बट ऑब्जर्व करते रहेंगे इसको। एम टार में ऊपर से सप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इग्नोर। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड में ऊपर गया है स्टॉक, अभी करेक्ट हो रहा है। देखते कैसे करेक्शन कैसे आता है। फिलहाल के लिए तो कोई ट्रिगर नहीं है, अवॉइडिंग। जीएसपीएल फिलहाल के लिए कोई बेस या पिवट पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अवॉइडिंग। एप्टेक। एप्टेक काफ़ी अच्छी मूव दे चुका है, ये था उसका ट्रिगर यहाँ पर कहीं। उसके बाद इतना भागा, नो इमीडिएट ट्रिगर। एस बी सी एल। एस बी सी एल में भी कोई इमीडिएट ट्रिगर है नहीं, तो अवॉइडिंग। रामको सीमेंट। रामको सीमेंट ऑलरेडी मूव कर गया हमारे वीसीपी पॉइंट से, इमीडिएट कोई ट्रिगर है नहीं, इसलिए अवॉइडिंग दिस एज वेल। महिंद्रा सीआई को भी इमीडिएटली कोई ट्रिगर नहीं है। उषा मार्टिन, नो इमीडिएट ट्रिगर, बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ प्रॉपरली अब तक। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, नहीं है कोई ट्रिगर। वेक्टर फूड्स। वेक्टर फूड्स कल ही डिस्कस किया था, तो यहाँ पर अच्छा खासा मूव देने के बाद आप करेक्ट करता है। इमीडिएटली बाइंग ट्रिगर है नहीं, तो इसलिए अवॉइडिंग। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, हाँ यहाँ पे एक लग रहा था कि शायद ऊपर जा सकता है, बट देख कहते हैं ना कि सब लोग अगर उसको देखने लग गए उस स्टॉक को, तो फिर वो मूव नहीं आती है। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ, बहुत से लोगों की रडार में आया रहेगा कि इट्स नॉट गिविंग अप इट्स प्रीवियस हाई वगैरह वगैरह, तो आज कुछ ऐसा प्राइस एक्शन देखने मिला। कुछ न्यूज़ थी क्या, देखते हैं। ये फर्स्ट का ये जेफरीज का प्राइस टारगेट को रिवाइज किया था ऊपर की तरफ जेफरीज ने, बट वो पुराना है। रामकी। रामकी में हम, हाँ, ये सेटअप को डेवलप होने का रास्ता देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डेवलप वाला पॉइंट है वहाँ पे। ओके, सो 171 स्टॉक्स, देन उसमें से ट्रिम करके हमने 102 स्टॉक्स लिए, एंड 102 स्टॉक्स में से अराउंड 30 स्टॉक्स ये रहेंगे। अब इसमें से हमें देखना है इमीडिएट ट्रिगर। तो ओलेक्ट्रा तो ऑलरेडी ट्रिगर्ड है, मिंडा में है इमीडिएट ट्रिगर, केईआई में भी इमीडिएट ट्रिगर है, जेंसार इज ऑल्सो एन इमीडिएट ट्रिगर। मतलब कल की तरफ, कल आपको अगर ब्रेकआउट आता है तो संभव है
पोजीशन, अगर ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्रीवियस लो को वायलेट नहीं करेगा, और मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से मिलेगा मिनिमम। सो ये एक इमीडिएट ट्रिगर है। उसके बाद रेमंड में भी इमीडिएट ट्रिगर है। 1 6, अगर ये प्रीवियस आज का जो लो है इसको वायलेट नहीं करता है तो यहाँ पर आएगा वो ऐसा कुछ डिस्कवर। सैक्सॉफ्ट इसमें भी इमीडिएट ट्रिगर है। एफ एस एल को हम वेट कर रहे हैं कंसोलिडेट करने का। न्यूजेन न्यूजेन को भी एक पुल बैक आने की गुंजाइश यहाँ से नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। एच एस सी एल वेटिंग। डेटा पैटर्न काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ सेटअप डेवलप हो ताकि हमें लो रिस्क एंट्री मिले और एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिले। सिंजीन में भी वेट एंड वॉच। महासिमलेस वेट एंड वॉच। वीआरएल लॉजिस्टिक्स वेट एंड वॉच। कृष्णा इंस्टीट्यूट, इसमें इमीडिएट ट्रिगर हो सकता है नहीं, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है इसलिए वेटिंग। यहाँ पे भी वेट एंड वॉच। आई एल सी पी वेट एंड वॉच, नो प्रॉपर पिवट। यहाँ पे इमीडिएट ट्रिगर हो सकता है बट जैसे मैंने बताया कि ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। बहुत मतलब बहुत आपका शायद वो क्लोजिंग उतना नीचे ना दे बट एक कोई ऐसी मूव आ जाती है ना तो ऐसा लगता है कि भाई बस अभी दुनिया एंड। ये अच्छा डेवलप हो रहा है एलगी। एलगी का रिजल्ट भी अच्छा था। एलगी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, सरप्राइज पॉजिटिव सरप्राइजेस थे एंड वी आर वेटिंग कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो या यहाँ से ही कोई पुल बैक लेके यहाँ से अभी इस जो हाई है 583 के आसपास उसको कोई निकाल ले, प्राइस निकाल ले। वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो इसमें भी इमीडिएट ट्रिगर बोल सकते हैं। यहाँ कितना है इसका 584 भी कंसिडर करने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत अनफेवरेबल है, मतलब 12-11% नीचे नहीं भाई, उतना नीचे नहीं दे सकता मैं स्टॉप लॉस। चार्ट तो थोड़ा छोटा था तो समझ नहीं आया बट यहाँ पे अब समझ आ रहा है कि कितना बड़ा डिफरेंस है 583 और 514 में। लुपिन, लुपिन में रिवर्सल हो रहा है। इमीडिएट ट्रिगर नहीं बोलेंगे, वी आर वेटिंग फॉर पुल बैक नाउ। एक पुल बैक आके फिर जाता है तो अच्छा होगा। न्यूलैंड में वी आर अगेन, पुल बैक आया, इसको रिकवर होने दो, वापस से एक पुल बैक आता है तो उसके बाद एक शायद फेवरेबल पॉइंट डेवलप हो जाती है। वेस्ट लाइफ में बीसीपी डेवलप हो रहा है, होने दो। नो इमीडिएट ट्रिगर देयर। हियर एज वेल नो इमीडिएट ट्रिगर। आर सिस्टम में भी नो इमीडिएट ट्रिगर। बजाज कंज्यूमर में भी नो इमीडिएट ट्रिगर, वी आर वेटिंग कि कंसोलिडेट हो। मेट्रो, मेट्रो में इमीडिएट ट्रिगर है बट ऊपर से सप्लाई आ रहा है। लेट्स सी। केईसी, केईसी को लेट इट डेवलप। अपोलो पाइप्स में इमीडिएट ट्रिगर तो नहीं है बट ये काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। ये बेस जो है ना, बेस काफ़ी अच्छा बन रहा है। यहाँ से भी ऊपर जाके वापस एक पुल बैक आएगा फिर ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा रहेगा।
और वॉल्यूम्स भी थोड़े और ड्राई हो जाए। वॉल्यूम्स ड्राई होने का मकसद यही है कि सप्लाई हमें कम चाहिए। कोई भी स्टॉक जब हम लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा स्टॉक लें जिसमें सप्लाई कम हो रहा है, मार्केट में आने वाला जो उसका सप्लाई है वो कम हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब सप्लाई नहीं होता ना स्टॉक में और डिमांड आती है सडनली ब्रेकआउट के बाद, तो प्राइस बहुत रैपिडली ऊपर जाती है। जैसे अब कोई बड़ा कैंडल या कह लो कि एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जब आ जाती है उसमें, ऐसे ड्राई वॉल्यूम्स के बाद, तो वो काफ़ी प्राइस को प्रोपेल करती है ऊपर की तरफ। तो इसलिए वी वेट टू सी के कब ऐसा ड्राइनेस हमें मिले। स्वराज तो इमीडिएट ट्रिगर था, बट वो ट्रिगर भी आ गया है आज। जेबी केम फार्म में वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक एज वेल एज विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रिगर। 214647 का ये ट्रिगर भी है और कंसोलिडेट भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब कंसोलिडेट होगा, क्योंकि हम्म, ये आज का जो ओपनिंग था वही आज का लो भी था। तो शायद अब ये यहाँ से ऊपर ही जाए, बट फिर भी कह नहीं सकते। मार्केट अल्टीमेटली मार्केट इसकी रामकी में पुल बैक जैसे एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह से ही डेवलप हो रहा है। ज़रूर नहीं कि ये इतने ही रेंज में डेवलप हो, लेकिन हम बोल रहे थे कि वापस आना चाहिए, तो ये आ गया। अभी हम यही सोच रहे हैं कि इसको वापस ऊपर जाना चाहिए और इस तरह से कुछ एक कंसोलिडेशन प्रॉपर बेस डेवलप करके देना चाहिए प्राइस में अपने को। उसके बाद हम सोचेंगे लेट डेवलप पिवट। ओके गाइस, तो इतने सारे स्टॉक्स फिलहाल हमारी वॉच लिस्ट में हैं। अभी हमें क्या करना है, मार्केट जब भी रहेगा तो बस इतने ही स्टॉक्स को ऑब्जर्व करना है। पूरा मार्केट देखने की ज़रूरत है नहीं आपको, बिकॉज आपने अपना होमवर्क कर लिया। होमवर्क करना कितना इम्पोर्टेंट होता है देख लीजिए। ये कुछ इमीडिएट ट्रिगर्स है। मिंडा का अगर आता है ना तो इमीडिएट ट्रिगर आ रहा कुछ इस तरह से। 290 है, 290 ओके। 275। तो इनपुट्स में प्रॉफिट लेवल स्टॉप लॉस पहले देखते हैं। 275 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्या कर रहा है, 275 का स्टॉप लॉस, 290 की एंट्री। तो ये 1:2 मिनिमम हमारा रिस्क रिवॉर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये है मिंडा, एक के ही आए, विंसार, रेमंड। 4 में इमीडिएट ट्रिगर है, सैक्सॉफ्ट में भी इमीडिएट ट्रिगर है। ओके, सो आई होप यू enjoyed watching this, और हमारे साथ साथ आपको भी मज़ा आया रहेगा। रात के ऑलमोस्ट 12 बजने को है। देखते हैं कि कल मार्केट कैसे बिहेव करता है, हमारी जो प्राइस एक्शन हमने जो निकाल के रखी है उसके अकॉर्डिंग कैसे चलता है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बतानी है मुझे। ओलेक्ट्रा, मिंडा, केईआई, जिंसार और रेमंड, ये तीन चार को अपन ने, ओलेक्ट्रा तो ऑलरेडी ट्रिगर्ड है, मिंडा, केईआई, जिंसार और रेमंड है। तो इसमें से अभी देखते हैं। हम जाएंगे मार्केट स्मिथ इंडिया डॉट कॉम पे। इनका ना मुझे इनका मुझे क्या देखना है कि मुझे आर एस देखना है इनका, है ना। तो रेमंड से शुरू करते हैं।
मैनेजमेंट, विलियम ओनील बहुत लेजेंडरी इन्वेस्टर ट्रेडर है। उनका देहांत हो चुका है कल। ही इज़ वन ऑफ द पायनियर इन ग्रोथ इन्वेस्टिंग। उनकी बुक्स काफ़ी फेमस है, और उसमें हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, ये एक बेस्ट सेलर बुक है। इवन मार्क मिनर्विनी ऑल्सो एडमायर्स हिम टू मच। सो रेमंड का ईपीएस स्ट्रेंथ, मतलब प्राइस बोल रहा हूँ, ये अर्निंग स्ट्रेंथ पुअर है, लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है। बायर डिमांड इसमें बहुत अच्छा है। ग्रुप रैंक, जो ये कंपनी जिस सेक्टर में या जिस ग्रुप में काम बिजनेस करती है, उसका रैंक ओवरऑल मार्केट में वो ग्रुप का 127 पे आता है। एंड उसके बाद इसकी ओनरशिप देखना आप यहाँ पे। प्रमोटर्स की ओनरशिप जून 2022 से तो जो मार्च 2023 तक 49.15 से 0.1% थोड़ी सी कम हुई है। म्यूचुअल फंड्स ने धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ा दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे जून 2022 के कंपैरिजन में मार्च 2023 का एलोकेशन देखना। उसी तरह से इंश्योरेंस वालों ने कम किया है एलोकेशन। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने एलोकेशन बढ़ा लिया है। एफपीआईज जो होती है, उन्होंने जून 2022 में 14.18% था, तो मार्च 2023 में 16.72 है। 16.72 का एलोकेशन है उनका। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हमारी तरह के हैं, उनका एलोकेशन 26% से 24% पे आ चुका है, मतलब वो कम हो चुका है। अच्छी बात है क्योंकि इंडिविजुअल्स का एलोकेशन अगर बढ़ने लग जाए और ये स्मार्ट मनी जो है जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स वाले ये अगर कम कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि कंपनी का कुछ तो चीज़ें होंगी इंटरनल जो इनको पता होती है या इनको पता होती है जो हमें नहीं पता होती। तो इंडिविजुअल ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्टॉक में इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन या इंडिविजुअल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो जाके ट्रेड करो, ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, वॉल्यूम एक्शन भी देखना पड़ेगा, अर्निंग्स वगैरह भी देखना पड़ेगी। बट एक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है कि इंडिविजुअल का लोकेशन कम हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है, और इंस्टीट्यूशनल का बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। ओके, सो दैट्स दी रेमंड फॉर यू। अभी नेक्स्ट कौन सा था हमारा? मिंडा। मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प में क्या हो रहा है? मिंडा कॉर्प में भी ईपीएस रेटिंग काफ़ी अच्छी नहीं है। बाय प्राइस स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, आरएस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद बायर डिमांड इज ऑल्सो ग्रेट। उसके बाद ग्रुप रैंक फेयर है, तो ठीक है। मिंडा का भी अच्छा ही है। अभी अलोकेशंस देखते हैं ओनरशिप कैसी है। प्रमोटर्स 6.73% से 73 पर ही है, 6.73 पर कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स ने कम किया है, 5.44 था, फिर बढ़ा दिया। दिसंबर में 84 गया और सडनली मार्च में इतना उन्होंने डंप किया। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इसको डंप किया है, धीरे धीरे डंप कर रही है। बट फॉरेन इन्वेस्टर्स देखा 3.7 था, उसके बाद 5% पे आ गया डायरेक्ट। तो ये अलोकेशन बढ़ा हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। और जो हमारे जैसे इंडिविजुअल्स है उनका अलोकेशन घटा है, सो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। प्राइस एक्शन भी अच्छी खासी है। बस एक चीज़ है कि इसका ईपीएस रेटिंग उतना अच्छा नहीं बता रहा है ये। ईपीएस अगर देखा जाए तो 12, 22, 23। और इस तरह से एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है 2021 के बाद से। लास्ट 3 ईयर्स में बढ़ा है वैसे। यहाँ पर ऊपर नीचे आ रहा था प्रीवियसली, बट रिसेंट अगर देखा जाए 3 साल का तो ऐसा कुछ है। उसके बाद प्री टैक्स मार्जिन भी इसका 6.5 के आसपास कांस्टेंट है। आफ्टर टैक्स मार्जिन बढ़ा हुआ है।
कॉर्पोरेट टैक्स का एक्शन हो सकता है। ये कॉर्पोरेट टैक्स बीच में गवर्नमेंट ने कम किया था ना, उसके बाद ही आफ्टर टैक्स मार्जिन शायद बढ़ रहे हैं, नॉट श्योर। रिटर्न ऑन कैपिटल आर ओ सी ई भी बढ़ा है इसका, आर ओ ई भी बढ़ा है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, ये नहीं समझता भैया बेटा, नहीं समझता तो नहीं समझता। ठीक है। सेल्स भी बढ़ी है ऑब्वियसली, 28, 19, 7, मतलब अच्छी खासी सेल्स भी बढ़ रही है। लेट्स सी मिंडा, उसके बाद है के ई आई। के ई आई, बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका ग्रुप। इसका ईपीएस रेटिंग देखना कितना स्ट्रॉन्ग है, और प्राइस स्ट्रेंथ तो है ही। बायर डिमांड भी ए माइनस है, मतलब बहुत अच्छी है। ग्रुप रैंक 19 है। ऐसा कहा जाता है कि पहले 50 में अगर आता है आपका ग्रुप तो अच्छा है आपका स्टॉक। तो ये तो 19 आ गया इसका ग्रुप रैंक, मतलब ये ग्रुप की इंडस्ट्रीज या ये प्रोडक्ट में या इस सर्विस में काम करने वाली, जो सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज है, इनका रैंकिंग कितना अच्छा है। ओके, सो ओनरशिप अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स की ओनरशिप कम हुई है, 38 से 37.2 पर आया है। म्यूचुअल फंड 16.88 हुआ करता था, 15.9 हुआ है। इंश्योरेंस 1.78 हुआ करता था, 1.5 हुआ है, मतलब इन्होंने एलोकेशन बढ़ा दिया। 26.46% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इसको ओन करते थे जून में। अब मार्च में 2023 में 27.37% हो गया। तो ये एक अच्छा साइन है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 13.4% से 12.95% आए, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि रिटेलर्स इसमें कम होते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस इसको अलोकेशन बढ़ा रहे हैं, खास करके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो वही है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद लग रहा है कि ये बहुत प्रॉमिसिंग सेटअप है। जेंसार, जेंसार को देखते हैं। जेंसार में ईपीएस पुअर है, प्राइस स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, बायर डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ग्रुप 134 यानी पुअर रैंक है फिलहाल। आईटी सेक्टर में आता है ये तो। सिंस आईटी सेक्टर काफ़ी समय से ये पुअर परफॉर्मर रहा है, शायद उस वजह से पुअर रैंकिंग है इसकी। लेकिन अब ये जो रिवर्सल आ रहा है यहाँ पे, ये हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो उसके बाद हम अलोकेशंस भी देखते हैं, ओनरशिप किसकी कितनी है। 49.16 से 49.21 हुई है प्रमोटर्स की, तो दैट्स अ गुड साइन। म्यूचुअल फंड्स का अलोकेशन 12.55% से बढ़ के 15.25%, ये बहुत बड़ा जंप हुआ है इसके अंदर। म्यूचुअल फंड्स आर गेटिंग इंटरेस्टेड। और इंश्योरेंस का 1.2 से घटकर 0.11 हुआ है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में ये ज़ीरो था, बट मार्च में ये बढ़ा है। बट हम अगर ईयर टू मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर तो कंपैरिजन नहीं है, बट प्रीवियस ईयर का इस ईयर से कंपेयर करें तो कुछ इस तरह का है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं इस वजह से। एफ पी आई जा रहा है 15.95 से 10.53 पे आ गया एफ पी आई। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 18.11 से 21 जंप आया, 22 जंप आया, 19 फिर यहाँ पे कम हुए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं इसके अंदर। बट ग्रीन फ्लैग भी है, और काफ़ी बड़ा ग्रीन फ्लैग है। म्यूचुअल फंड्स ने 12.5% से डायरेक्ट 15.25 का अपना लोकेशन कर लिया। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो जंप आया ये 12 से नीचे गया था, बट 11.35 से डायरेक्ट 15.25 वाला जंप है। तो ये एक बड़ा ग्रीन सिग्नल है। एनुअल में देखा, एनुअल ईबिटा मार्जिन देखे तो
28 से 23 कम हुए हैं मार्जिन, प्री टैक्स में भी कम है, आफ्टर टैक्स में भी कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी कम कम होता जा रहा है। पता नहीं ये फंडामेंटली क्वार्टरली अगर देखें तो मार्च 23 का क्वार्टर वर्सेस मार्च 22 का क्वार्टर, तो ये ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये इन क्वार्टर्स में ग्रोथ नहीं थी। इसके बाद प्री टैक्स इनकम भी कंपेयर टू मार्च 22 बड़ी है। उसके बाद नेट इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। लेट्स सी, फंडामेंटल्स में ज़्यादा डिटेलिंग तो हमें भी नहीं समझ में आती, बट देखते हैं अभी क्या है। हमें प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, इसलिए दिस इज़ वन ऑफ आवर इमीडिएट ट्रिगर्स। सैक्स ऑफ, अब सैक्स सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है? सैक्स ऑफ में ईपीएस अच्छा है, प्राइस स्ट्रेंथ अच्छी है, बायर डिमांड अच्छी है, ग्रुप रैंक आईटी अच्छा नहीं है, बट आरएस रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से देखते हैं कि क्या होता है। हमारा जो ट्रिगर है वो पास होने के बाद क्या करती है प्राइस। लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इसमें से भी कुछ अच्छा लर्निंग मिला होगा। कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और लगता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है, लर्निंग कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर इन मेथड्स को सीखिए, इन्हें अप्लाई कीजिए बनिस्बत इसके कि आप किसी की रिकमेंडेशन पे या किसी के टिप पे डिपेंड रहे। आपने ये सब चीज़ें करके ये देखना चाहिए कि कैसे आप इंडिपेंडेंटली डेली अपने ईओडी स्टॉक की प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हो या नेक्स्ट वीक प्लान कर सकते हो। ओके, सो अगेन अ डिस्क्लेमर मेरी तरफ से कि ये जो भी स्टॉक्स है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और आपको सिर्फ बताने के लिए कि कैसे ढूंढा जाता है, उसके लिए हमने ये पूरे एफर्ट्स दिए हैं ये वीडियो बनाने के। वी आर नॉट एट ऑल रिकमेंडिंग यू टू बाय दीज स्टॉक्स बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर नॉट विद ए फिनेंस बैकग्राउंड, एंड हमने जो भी सीखा है सेल्फ लर्निंग से सीखा है। वी डू नॉट हैव एनी व्हाट यू से द सर्टिफाइड डिग्री और सर्टिफिकेट विद अस। हमारे पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है, बस सेल्फ लर्निंग से जो भी सीखा है वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट एट ऑल रिकमेंडिंग दिस टॉक्स टू यू। आप, हम चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए। ये सारी मेथड्स डिस्क्लोज करने का रीज़न ही वही है कि आपको इंडिपेंडेंट करना है। बिकॉज ऐसे तो कई लोग हैं मार्केट में जो आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपको सर्विस दे सकते हैं। सर्टिफाइड सर्टिफाइड स्टॉक ट्रेडर्स की या सर्टिफाइड सेबी रजिस्टर्ड पीएमआई पीएमएस मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो सब आपको ये अच्छे से करके दे सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप सर्विस लेना चाहें तो हमेशा सर्विस जो सेबी रजिस्टर्ड है उसकी ही सर्विस लें। अदरवाइज़ किसी की टिप पे भरोसा ना करें और हो सके तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि आपको आपके स्टॉक्स और आपका रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज आप कितना रिस्क ले सकते हो ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क लेना है और कैसे रिस्क लेना है और कहाँ पे रिस्क लेना है ना। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर, कुछ सीखा होगा आपने, और इनको ज़रूर आप ये मेथड्स को आप ज़रूर टेस्ट करके देखेंगे अपने हिसाब से। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताना, लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड नाइट।